प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। पीएम मोदी ने सम्मेलन खत्म होने की आधिकारिक घोषणा की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता भी सौंप दी है। We shall now have a moment's silence, please. Yes, for this special. दिल्ली में 2 दिनी G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। सम्मेलन के समापन में पीएम मोदी ने संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के पास नवंबर तक G20 की अध्यक्षता है। उन्होंने सहयोगियों से कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान आपने कई बातें और प्रस्ताव रखे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है, और इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक और वर्चुअल सेशन रखें। इसमें हम इस समिट के दौरान हुई तय विषयों पर समीक्षा कर सकते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य। वहीं शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन G20 सदस्य देशों के नेता बैठक से पहले राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की। विश्व के राजनेताओं ने महात्मा गांधी को एक साथ नमन किया। इस दौरान राजघाट पर राम भजन की धुन सुनाई गई। वहीं पीएम मोदी ने सभी मेहमानों का खादी से बने शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत कनाडा संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमानी से भी मिले। इसके साथ ही पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मीटिंग की, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं G20 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंप दी। वैसे तो G20 के सफल आयोजन की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उस तस्वीर ने जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर में पूजा करते हुए दिख रहे हैं। Yeah, so I'm a proud Hindu and ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समय समय पर हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखाते और जताते रहे हैं। बात चाहे पीएम बनने से पहले की हो या फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद की। उन्होंने कई बार यह कहा कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm.
G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आए ऋषि सुनक ने एक बार फिर दिखाया कि हिंदू धर्म में उनकी कितनी आस्था है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम पहुंचे। यहाँ उन्होंने रीति रिवाज के साथ भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए। स्वामी नारायण मंदिर के मुख्य पुजारी ने दोनों का स्वागत किया और फिर उन्हें मुख्य मंदिर में ले जाकर पूजा करवाई। ऋषि और उनकी पत्नी 45 मिनट मंदिर में रहे। अक्षरधाम मंदिर के निदेशक ज्योतिंद्र दवे ने बताया कि हमने ऋषि सुनक को पूरा अक्षरधाम मंदिर दिखाया और बाद में उनको मंदिर का एक मॉडल भी गिफ्ट में दिया ताकि उनको मंदिर की याद रहे। अभी ये हमारे शौनक साहब जो है वो तो हिंदू है ही है, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा मंदिर लंदन में निस्डन में है। यही संस्था ने, जिसका नाम है BAPS, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, उन्हीं ने वहाँ बनाया है। और यो देखने के बाद वहाँ के हमारे जो प्रबंधक समिति के मेंबर थे, उन्होंने कहा जब आप भारत में जाए तो अक्षरधाम दिल्ली में अगर जाते तो आप देखिए, तभी से उनके दिमाग में ये था। अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के बाद ऋषि सुनक ने ये भी कह दिया कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं यहाँ आता रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बीच G20 के सफल आयोजन पर गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी जी के विजन पर खरी उतरी समिट। दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन का आज समापन हो गया। सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के ताकतवर देशों के दिग्गज राजधानी में जुटे थे। इस सम्मेलन के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। G20 सम्मेलन की सफलता के लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली में ऐतिहासिक G20 सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। पीएम के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने G20 की अध्यक्षता की, जिसकी वजह से भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। G20 समिट में राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए रात्रि भोज में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। डिनर में नीतीश कुमार और पीएम मोदी की भी मुलाकात हुई। मुलाकात से बिहार में सियासी बहस छिड़ गई है। वो भी आप इस तस्वीर को देखिए। इस एक तस्वीर ने बिहार में सियासी बहस छेड़ दी है। बहस क्यों और कैसे शुरू हुई वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले शनिवार को G20 समिट में राष्ट्रपति की तरफ से दी गई रात्रि भोज की इस तस्वीर को गौर से देखिए। सबसे बाईं तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, फिर अपने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सबसे दाहिनी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। यानी तस्वीर में 5 लोग हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ 2 लोगों के मुलाकात की हो रही है। वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एनडीए से अलग होने के करीब 1.5 साल बाद किसी मंच पर नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिले। डिनर के बाद नीतीश ने कहा सब अच्छा रहा। सर एक मिनट सर उन्होंने चिट्ठी भेजा था कि ये है, इसमें आना चाहिए, तो हम लोग आ गए थे, वहीं बैठे हुए थे। आप देखे नहीं, 4 घंटा से भी ज्यादा वहाँ रहे और बाकी सब लोगों को भी देखा भी। नीतीश कुमार तो सब अच्छा कहकर चलते बने, लेकिन मुलाकात की इस तस्वीर पर बिहार में चर्चा तेज हो गई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि नीतीश कुमार जी जो लगातार लंबे समय से दिल्ली जाने से और लोगों से मिलने से कतरा रहे थे, उन्होंने कष्ट किया और गए दिल्ली और इतने प्रसन्नचित होकर उन्होंने बयान भी दिया है और बहुत सुंदर तस्वीरें भी आई हैं, तो अच्छा है। कयासबाजी तब ज्यादा और तेज हो गई जब मोदी नीतीश की मुलाकात पर बोलते हुए बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने कुछ ऐसा संदेश दे दिया कि राजनीति में सब कुछ संभव है। हमारा पूरा मानना है कि बिहार की जनता मोदी जी के साथ है। बची बात आगे क्या होना है,
तो इसमें क्या कहा जाए, ये तो राजनीति है। हालांकि राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि जब अमित शाह बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है, तो फिर इस कयासबाजी का कोई मतलब नहीं है। निश्चित रूप से राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन यह अब असंभव है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की एनडीए में वापसी हो, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक बार नहीं कई दफे कहा है कि नीतीश कुमार जी के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। वहीं जेडीयू और कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है कि राष्ट्रपति ने भोज दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री के नाते नीतीश कुमार शामिल हुए। इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। जो भी बातें चल रही हैं वो निराधार है। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई पर्सनल प्रोग्राम तो था नहीं कि वो चले गए। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक बातों का बहाना चाहिए। अब भविष्य में क्या होगा ये कौन जानता है, लेकिन मोदी नीतीश की तस्वीर और ऋतुराज सिन्हा के बयान से बिहार में सियासी बहस तो छिड़ ही गई है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ने के संकेत दिए हैं, जिसे सिल्क रोड के नाम से भी जाना जाता है। इटली के प्रधानमंत्री ने कहा कि बीआरआई को छोड़ने से चीन के साथ संबंधों में कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन निर्णय अभी भी लिया जाना बाकी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालेगी। 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से यात्रा का आगाज होगा। गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। रायपुर में रथ तैयार है, अब यात्रा का इंतजार है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 12 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, जिसके लिए वाहनों का काफिला तैयार हो चुका है। 12 सितंबर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है और आप ये तस्वीर सीधा मैं अपने सहयोगी सुशील से कहूंगा कि दिखाएं। पूरा आपको गाड़ी का काफिला नजर आएगा। 20 वाहन होंगे और 12 एलईडी होगा और ये सभी गाड़ियां पूरे एक साथ परिवर्तन यात्रा के रूप में निकलेगी। जब 2013 में कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो परिवर्तन यात्रा निकाला गया था और अब भी परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकालेगी। और आप ये तस्वीर देखिए, इस तरह के 12 एलईडी जो वाहन है वो रहेंगे और 20 ऐसे छोटे बड़े वाहन इस पूरे काफिला में शामिल होगा। 12 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। काफिले में 20 गाड़ियां होंगी, जिसमें 12 एलईडी वाहन होंगे। 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की पूजा के बाद यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा में छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ के सभी संभागों से होकर गुजरेगी। इस दौरान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। वहीं भूपेश सरकार की नाकामी को भी गिनाया जाएगा। 12 सितंबर से मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी के नेतृत्व में वो यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ होगी और वो रायपुर संभाग को कवर करेगी, बस्तर और रायपुर संभाग को। उस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए 12 सितंबर को भारत सरकार के गृह मंत्री हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी दंतेवाड़ा आ रहे हैं। दूसरी यात्रा 15 सितंबर को जसपुर से प्रारंभ होगी और जसपुर में उस यात्रा का अगुवाई मैं स्वयं करूंगा। वो पूरे सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग इनको कवर करते हुए बिलासपुर में उस यात्रा का समापन होगा। दोनों यात्रा का समापन बिलासपुर में होगा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी उस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 2 चरणों में होगी। दूसरा चरण 16 सितंबर को जशपुर से शुरू होगा, जहां परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे।
पहली यात्रा दंतेवाड़ा से बिलासपुर तक 16 दिनों में 1728 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 3 संभागों के 21 जिलों तक पहुंचेगी। वहीं दूसरी यात्रा 16 सितंबर को जशपुर से शुरू होगी, जो 12 दिनों में 2 संभागों के 14 जिलों के 39 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचकर 1261 किलोमीटर का सफर तय करेगी। अंबिकापुर से श्रवण महंत के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। कांग्रेस तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले एक जनसभा में राज्य के लोगों के लिए 5 गारंटी की घोषणा करेगी। कांग्रेस के तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष और सांसद ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी 17 सितंबर को एक रैली में 5 चुनावी गारंटी की घोषणा करेंगी। कांग्रेस ने पहले ही घोषणा की है कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में नवगठित कांग्रेस कार्यकारी समिति की पहली बैठक 16 सितंबर को हैदराबाद में होगी। वहां कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक 17 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शनिवार को यूक्रेन युद्ध को लेकर G20 नेताओं की संयुक्त विज्ञप्ति पर आम सहमति बनाने के लिए और चीन तथा रूस के साथ बातचीत के लिए भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की तारीफ की। शशि थरूर ने एक्स पर कहा कि G20 में भारत के लिए एक गर्व का क्षण है। शशि ने कहा कि बहुत अच्छा अमिताभ कांत, ऐसा लगता है कि जब आपने IAS का विकल्प चुना तो IFS ने एक उत्कृष्ट राजनयिक खो दिया। मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां स्कूली भवनों को देखकर कोई ये भी नहीं बता सकता कि ये स्कूल होगा। ऐसे ही हालत दतिया के एक गांव में भी है, जहां यह समझना मुश्किल है कि ये स्कूल है या तबेला। देखिए। गंदगी, गोबर, टूटी छत और जानवरों का बसेरा, फिर भी कहलाता तो ये स्कूल ही है। दतिया के पलोथर गांव का विद्यालय, जो विद्यालय कम तबेला ज्यादा दिखाई देता है। बारिश हुई नहीं कि हर कक्षा पानी पानी हो जाती है। कहीं गंदगी है, कहीं मलबा तो कहीं गोबर। और तो और बच्चों और स्कूली स्टाफ को जहां बैठना चाहिए वहां आराम फरमाते हैं जानवर। ऐसे में अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है कि यहाँ बच्चे कितने ही आते होंगे, क्या पढ़ते होंगे और पढ़ने वाले भी क्या पढ़ाते होंगे। बस होती है तो सिर्फ खाना पूर्ति। कुछ ऐसे एक ही कमरे में कई कक्षाओं के छात्र बैठा दिए जाते हैं और पढ़ाई शुरू हो जाती है। हालात पर हेडमास्टर साहब के बोल भी जरा सुन लीजिए। मैं अभी गया था सर, वहाँ काफी गर्मी, पूरे गेट बंद पड़ा होगा। बाहर से बच्चे भी गए, घास खड़ी थी सर। नहीं सर, ये अभी घास खड़ा है, हमने खुद रिकॉर्ड किया है सर। उसको जो इसमें से निकलते हॉल में से उसको जो चीड़ हो गया, उसका बीम टूट गया है, इसलिए अधिकारियों का इसका कागज डाल के रखो। इसमें कोई घटना घट जाती तो उसके लिए हेडमास्टर जिम्मेदार होगा। तो हमने ताला लगा दिया। तो आपने अपने जिला प्रशासन के अधिकारियों को जो बात बताई है। अब हालात और हेडमास्टर साहब के जवाब के बाद बारी थी शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों का पक्ष जानने की। तो हम पहुंचे दतिया DPC के पास, लेकिन उनका ध्यान स्कूल की बदहाल स्थिति से ज्यादा हेडमास्टर के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर था। तभी तो कहा कि 2 से 4 दिन में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन स्कूल के हालात सुधारने को लेकर मजाल है कि कोई बात कही। वही SMC के माध्यम से पत्राचार किया गया और लिखा गया कि SMC इस कार्य कराने में अपने आप को सक्षम नहीं मानती है और ये विड्रॉ हो गया। अब फिर PRCC के माध्यम से जब इनकी बार बार जांच कराई गई तो इनका रिकॉर्ड भी नहीं था, साफ सफाई की भी स्थिति खराब मिली थी। तो ऐसी स्थिति में अब BRCC से परसों कार्रवाई के लिए प्रस्ताव आया है, जिसे वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा रहा है। गौरतलब बात यह भी है कि स्कूल के हालात काफी वक्त से बिगड़े हुए हैं, लेकिन विभाग अब तक सोता रहा। वहीं जब मीडिया में मामले को लेकर सवाल शुरू किए तब जाकर कार्रवाई की बात कही जाने लगी, लेकिन स्कूल के हालात पर अब भी एक लंबी खामोशी नजर आती है। न्यूज 18 के लिए दतिया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली के बाद जालंधर में 118वें शहीद परिवार निधि वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में 225 परिवारों को राहत सामग्री और वित्तीय सहायता भेजी गई है। साथ ही कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने से हर व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और ये मानसून सत्र 25 सितंबर तक चलेगा। वहीं सत्र में कुल 7 बैठकें होंगी। इस बार सत्र शनिवार को भी लगेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब तक विधायकों ने विधानसभा सचिवालय को 523 तारांकित प्रश्न, 160 अतारांकित प्रश्न और 13 नोटिस भेज दिए हैं। हिमाचल के 2 बीजेपी नेता राजस्थान चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इन 2 नेताओं को संभाग और विभाग का चुनावी कार्यभार सौंपा गया है। वहीं भाजपा के संगठन महामंत्री सिद्धार्थन राजस्थान में 50 विधानसभा सीटों के चुनाव प्रभारी होंगे। उनका केंद्र जयपुर होगा और भाजपा की कोर समिति के सदस्य एवं विधायक त्रिलोक जम्वाल 17 सीटों पर चुनाव रणनीतिकार होंगे। उनका केंद्र कोटा होगा। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व संगठन मंत्री पवन राणा, जो वर्तमान में दिल्ली के संगठन मंत्री हैं, वो भी इन चुनावों में 28 विधानसभा सीटें देखेंगे। उनका केंद्र उदयपुर होगा। दिल्ली में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित रात्र भोज में भाग लिया। इस अवसर पर सीएम ने नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और उनके समक्ष प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सीएम सुक्खू ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई आपदा से हुए नुकसान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और उनसे प्रदेश में हुई त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि गत 2 महीनों में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण प्रदेश में 400 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 18,000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है, जिस कारण हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचा है। राजस्थान में टोंक की निवाई में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर जमकर हमला बोला। जनता जनार्दन को आगाह किया कि सीएम गहलोत, पायलट रंधावा ने भी हमला बोला। ये खास रिपोर्ट देखिए। पायलट का गढ़, प्रियंका की हुंकार। केंद्र सरकार पर चुन चुन कर वार। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि भाजपा ने 8 सालों में जो सरकार चलाई है इस देश में, उसने आपके हक को बार बार खत्म किया है। जनता जनार्दन को किया आगाह। सरकार बदली तो योजनाओं पर लगेगा ब्रेक। रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा। वीरभूमि राजस्थान का सभी भाइयों बहनों ने मारो राम राम साहब। मैंने विश्वास है कि जोधपुरिया देव जी और धन्ना भगत जी का आशीर्वाद हो, सगला अच्छा हो। टोंक के निवाई में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी अपने चिरपरिचित अंदाज में नजर आईं। प्रियंका ने राजस्थानी भाषा में भाषण की शुरुआत कर टिक्की कल्याण जी और धन्ना भगत के जयकारे लगवाए और बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानकर काम कर रही है, जबकि कई लोग सत्ता में आते ही सत्ता में लाने वाले को भूल जाते हैं। हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दिन रात काम करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे हो जाती हैं। ये हो जाता है कि बहुत सत्ता मिल जाती है इंसान को, तो भूल जाता है कि सत्ता में लाया कौन। और आपको याद ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता देने वाले आप हैं। प्रियंका गांधी ने देश में बढ़ रही महंगाई के लिए बीजेपी की नीतियों से ज्यादा नियत को जिम्मेदार ठहराया। प्रियंका ने कहा कि केंद्र सरकार में धर्मांध की जय जयकार है और पब्लिक की जरूरतों और समस्याओं को हल करने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार पर करारा प्रहार करते हुए प्रियंका ने गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जमकर बखान किया। राजस्थान सरकार भी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रम से, योजनाओं से इसी तरह आगे बढ़ रही है, ये समझकर कि गरीब को गणेश जी समझकर और किसान को भगवान समझकर। यही भावना मन में लेकर
सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, सब इसी भावना को मन में लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते